जय भीम, नमस्कार। स्वागत है आपका द अम्बेडकराइट जनता यानी ताज टीवी में। अभी मैं मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर बीएसपी भवन में। यहाँ पे दौरे पर आए हैं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी। आज इन्होंने पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से मुंबई की जो कमेटी है उनसे मुलाकात की, उनका समीक्षा लिया। उसके बाद उन्होंने हमें भी समय दिया, जिसके लिए हम डोंगरे साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे चैनल पर अपना समय दिए, कीमती समय। डोंगरे साहब, आज हम आपसे इसलिए बातचीत करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले लोग जानना चाह रहे हैं कि सुनील डोंगरे, एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश की कमान अपने हाथ में लिए हैं, जिनको स्पेशली बहन जी ने उनको फोकस करके पिन करके लिया कि आपको पिक किया कि आप महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे और आपको जिम्मेदारी मिलती है। तो ये जो आपका सफ़र रहा, आप एक बार पार्टी में प्रवेश किए, उसके पहले आप बामसेफ में थे, हमने पूरी जानकारी निकाली है। तो आप वो हमें बता दीजिए, हमारे ऑडियंस को, कि आपकी जो शुरुआत हुई और आपको बीएसपी ही क्यों पसंद आई। एक ये भी सवाल रहेगा। तो आप सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, आपकी जो जर्नी रही शुरुआती बीएसपी में, उसके बारे में। धन्यवाद। मैं परम आदरणीय बहन जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने महाराष्ट्र में मुझे काम करने का मौका दिया और 24 जून 2024 को मुझे महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बनाया। उसी के साथ साथ माननीय सम्माननीय आकाश आनंद जी का भी शुक्रगुजार हूँ। माननीय राजाराम साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। आपने मुझे सवाल किया कि मेरी जर्नी जो इस पार्टी में या इस मूवमेंट में कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं 10वीं में पढ़ता था जी, तो हमारे यहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब को फॉलो करने वाले, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कुछ टीचर्स लोग थे जो बामसेप में काम करते थे जी। और उस समय 1991 में हमारे ही बहुत नज़दीकी साथी, जिनका नाम प्राध्यापक दुपारे करके था, तो पहली बार उन्होंने हमारा कैडर लिया और हमें बताया कि मान्यवर साहब महू में आ रहे हैं। उस समय हम मान्यवर साहब को देखने के लिए महू गए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जन्म। जी। और हमारे गांव से नज़दीक भी हैं महू, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जी। तो उस समय जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो उस समय हम महू गए, साहब का वो सारा ओरा देखा, भाषण सुना, साहब की वो सारी चीज़ें देखी, तो हम लोग प्रभावित हो गए। और तब से निरंतर रूप से ये विचारधारा तो हमें समझ में आ गई थी, क्योंकि 10वीं में मैं कैडर में बैठा था और हमारे बहुत नज़दीकी साथी, हमारे रिलेटिव, उन्होंने हमारा कैडर लिया था जी। फिर मैं हरियाणा में था। हरियाणा में भी जब हम वहाँ पढ़ते थे जी, तो नवोदया में था मैं हरियाणा में, झज्जर में 11वीं में 10वीं में पढ़ता था। ओके। तब हमें वहाँ पर भी मालूमात पड़ी, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो धीरे धीरे जब मैं 12वीं पास हुआ, 12वीं के बाद जब नौकरी लगी तो नौकरी में बल्लारशाह में जब मुझे पहला मेरा पोस्टिंग था, तो वहाँ कुछ बामसेप के साथी थे जो हमारे ऑफिस में आते थे चंदा करने के लिए, और वहाँ से बामसेप के जरिए। यस, बामसेप के जरिए। और पहली बार 1993 में मैंने बामसेप को चंदा दिया। ओके। 1993 में मेरी नौकरी लगी और उसी दौरान वहाँ बामसेप का कैडर लगा था। उसका चंदा मांगने के लिए वहाँ के कुछ साथी मेरे पास आए। पुराने साथी थे, अब वो नहीं रहे जी। और उनके माध्यम से मैंने अपनी जर्नी बल्लारशाह से शुरू की जी। और निरंतर रूप से फिर, क्योंकि हर एक कार्यक्रम में मैं आता जाता रहता था, मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं थी 93 में जी। लेकिन आई वॉज द डोनर ऑफ बामसेप। और मान्यवर साहब ने जो ट्रिपल टी की बात की थी, तो उसमें से एक टीम में देने लायक उस समय बन गया 93 में। फिर धीरे धीरे उनके कैडर्स में जाने लगा, थोड़ा बहुत समय भी देने लगा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र आरवी में हुआ, 95 में मैं आरवी आया और आरवी आने के तुरंत बाद वहाँ के जो पार्टी के साथी थे तो वो अप्रोच हुए मुझे। और अप्रोच होने के बाद फिर मैंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम शुरू किया। तो उन्होंने, पार्टी के कुछ साथियों ने और पुराने जो बामसेप के साथियों ने मुझे पहली बार 95 में बामसेप का कन्वीनर बनाया, विधानसभा का। कन्वीनर मतलब क्या? संयोजक बनाया। अच्छा। बामसेप का विधानसभा का। विधानसभा। और वहाँ से फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और निरंतर रूप से मैं तभी से आज तक
मैंने कभी भी पार्टी का या मूवमेंट का कोई पद छोड़ा नहीं है। तब से मैं निरंतर रूप से पार्टी का पदाधिकारी बन के, मूवमेंट का पदाधिकारी बन के मैं काम कर रहा हूँ। ये तो आपकी शुरुआती जर्नी रही जब आप बीएसपी में ज्वाइन किए। उसके बाद बामसिफ में काम करने के दौरान आपको आपकी जो नौकरी थी जी, नौकरी खतरे में आ गई थी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, ये हमारे कुछ लोग, पार्टी के ही कुछ लोग बहुत होशियार रहते हैं, जो अपने ही लोगों के टांग अड़ाने में बहुत मशगूल रहते हैं। अच्छा। तो कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं पार्टी में रहते बामसिफ में रहते हुए मैं भी पार्टी में काम करता था, बिल्कुल, और मैं फुल फ्लेज काम करता था। तो फुल फ्लेज काम करने के कारण, लेकिन पर ये देखते हुए कि भाई सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का मैं उल्लंघन ना करूं, इस तरीके से मैं काम करता था। और मैं अपना काम इतना अच्छा करता था कि मेरा खुद का डिपार्टमेंट, मैं अकेला ही होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक्सीलेंट रखा हूँ। अच्छा। मैं रात दिन मेहनत करता था, जब भी समय मिले मैं ऑफिस में जाके पूरा काम कर लेता था अपना, और अपनी डिसिप्लिन को कभी ब्रेक नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों का होता है, वो कंप्लेंट्स करते हैं। कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स करी, ऐसा है वैसा है, भाई ये काम के वक्त में ऐसा करते हैं। हाँ। तो फिर मेरी इंक्वायरी भी हुई, चार्जशीट हुआ। अच्छा। 2-3 बार चार्जशीट हुआ। फिर समय आया कि LIC ने मुझे, ये चार्जशीट विभाग जारी करता है? हाँ, डिपार्टमेंट ने किया। फिर LIC ने कहा कि भाई आप अपने काम में ठीक तरीके से काम करो। हाँ। हम अपने काम में तो बहुत अच्छे थे। क्या होता है, कुछ बड़े अधिकारी आपको बुलाते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं, आपसे पर्सनल बातचीत करते हैं कि इस मैटर पे पर्टिकुलर? नहीं, इंक्वायरी तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हमारे तरफ से, हाँ, हमारा तरफ से कुछ बोलते हैं, उनके तरफ से भी कुछ बोलते हैं। डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। वो हो गया, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम उसमें से निकल गए। ओके। और डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई आप वार्निंग दिया है, इसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको फुली LIC का काम करना है। और मैं बोला भाई ठीक है। लेकिन सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी 26.5 साल की सर्विस तो हो गई है जी, और एक आदमी जो नौकरी में लगता है तो लगभग 30-32 साल में भी वो नौकरी में लगता है। हाँ, लगभग 28 से 30 के बीच में लगता है, और 58 उसका रिटायरमेंट एज होता है जी। तो उस हिसाब से उसको, उसका जो ड्यूटी होता है लगभग 17-18 साल का है, 20 साल का होता है। मैं ऑलरेडी साढ़े 26 साल ड्यूटी कर चुका था, क्योंकि नवोदया से पास आउट होने के बाद मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को LIC में उन्होंने नौकरी दे दी। तो बहुत कम उम्र में मैं नौकरी में लगा। 1 साल मैंने अप्रेंटिस भी किया, क्योंकि कम उम्र थी, 18 साल कंप्लीट नहीं थे। तो क्योंकि जब तक 18 साल कंप्लीट नहीं होते नौकरी नहीं मिलती, तो हमको 1 साल अप्रेंटिस रखा गया। अच्छा। हाँ, यानी हमें स्टाइपेंड मिला 1 साल। फिर दूसरे साल से हमें कंफर्म किया गया था, आपको फिर नियुक्ति मिली। तो ऐसे करते करते मेरी 26.5 साल की ड्यूटी हो चुकी थी। फिर मुझे लगा कि भाई मैंने काफ़ी एम्पल ड्यूटी कर ली है, LIC की सेवा मैंने काफ़ी कर ली है, अब मैं पार्टी की और अब मैं हमारे समाज की सेवा करूँगा। इसलिए मेरी 16 साल की सर्विस को मैंने छोड़कर पार्टी में फुल टाइम हो गया। और धन्यवाद है बहन जी का, मैं 2021 में मैंने नौकरी छोड़ी, पार्टी का पदाधिकारी बना, और परम आदरणीय बहन जी ने 2024 में मेरा जो काम है वो सारा देखते हुए, और बहन जी के पास कुछ साथियों ने रिपोर्टिंग किया होगा, अच्छा रिपोर्टिंग किया होगा, इसलिए बहन जी ने उसके ऊपर मेरा वैल्यूएशन करते हुए जून 2024 को 24 जून 2024 को मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, और एक हिदायत भी दी कि आपको महाराष्ट्र के अंदर इस पार्टी को बढ़ाना है। और कुछ चीज़ें बताई, उस चीज़ों को परम आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद लेते हुए मैंने कहा कि मैं घर में नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैं पूरा टाइम पार्टी को दूंगा। तो तब से निरंतर रूप से अभी 1 साल से ज़्यादा होने को आया है, मुझे लगता है मैं 15-20 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रुका हूँ, और बहन जी के उस आदेश को पूरा करने के लिए लगा हूँ, और संगठन बनाने के लिए निरंतर रूप से रात दिन काम कर रहे हैं। फुल टाइम मूवमेंट में? जी, फुल टाइम काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे एक और बात कही है कि जैसे कि हमें बीच में नौकरी छोड़ना पड़ा जी, उससे मुझे ये प्रतीत हुआ कि अगर आपको ये सब छेड़छाड़ आपके सामने नहीं आती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी में थोड़ा देर से प्रवेश करते, आप अपनी नौकरी पूरी कंप्लीट करते, रिटायरमेंट के बाद आते, ऐसा नहीं? ऐसा कोई नहीं, मैं तो इसके पहले भी रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रहा था। अच्छा। मैंने 2020 में भी रिटायरमेंट के लिए डाला था। ओके।
हाँ, जब यहाँ मिस्टर ताजने वाज द प्रेसिडेंट, ओके, उस समय भी मैंने रिटायरमेंट के लिए डाला था, क्योंकि मेरी अंदरूनी इच्छा यही थी कि मैं अपना पूरा टाइम पार्टी के लिए और मूवमेंट के लिए दूँ। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई और प्रेसिडेंट जी भी उस समय जिस तरीके से बिहेव होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, इसलिए फिर वो रुक गया और मैंने फिर 21 में ले लिया। आप फिर सुपर एक्टिव मोड में दिखे, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे फिर पार्टी। यस। ओके, तो ये तो जो है प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे जी का जर्नी रहा है। अब हम थोड़ा सा एक और स्टेप बात करेंगे, शायद वो हमारा आखिरी भी होगा। महाराष्ट्र में इलेक्शन, 2 इलेक्शन बीत गए, इसमें एक लोकसभा और एक विधानसभा, और अब एक नगर पालिका का चुनाव आ रहा है जी। नगर पालिका के चुनाव में आप जो स्ट्रेटजी है आपकी, आपका जो फोकस है, जो आपका संकल्पना है जी, वो जो दायित्व है उसको आप कैसे निभाना चाहते हो? आप क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। परम आदरणीय बहन जी ने जब मुझे प्रेसिडेंट बनाया, उसके लगभग 2-3 महीने के बाद इलेक्शन लग गया है, और विदाउट संगठन कोई भी इलेक्शन यदि हम कंटेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते जी। या आप भी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी ने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया। ठीक, बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा, संगठन बनाया, संघर्ष किया, इसलिए वो 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई। ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण रहा है बहन जी का। लेकिन बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी इस पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मूवमेंट का पार्ट एंड पार्सल हूँ, कि हमारे लोग संगठन का काम नहीं करते, कम काम करते, संगठन नहीं बनाते, बूथ नहीं बनाते, सेक्टर नहीं बनाते, और डायरेक्ट इलेक्शन को फेस करते और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता है। ये मेरा मानना है खुद का, कि यदि हम बहन जी के बताए हुए रास्ते पर काम करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर भी रिजल्ट मिलेगा। ओके, मुझे बहुत कम समय मिला, उस दौरान जो कर सकता था मैंने किया जी। मैंने पहली बार 264 सीटें लड़ाने की कोशिश करी, 264 सीटें महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई गई। वो बात और है कि उसमें से कुछ सीटें हमारे कुछ साथियों के कारण कट गई हैं, कुछ स्क्रूटिनी में कट गई, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया, कुछ कारण रहे होंगे। अब उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ों का जो है वो रिसर्च कर चुका हूँ। बिल्कुल, मुझे सारी चीज़ों की जानकारी हुई कि कौन कितना मूवमेंट के प्रति प्रामाणिक है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 से ज़्यादा सीटों को लड़ाने की कोशिश हम लोगों ने इस बार की। उस समय 261 सीटें लड़ी थी, इस बार 264 सीटें हमने लड़ाई जी। वो बात और है कि हमारा बहुत ज़्यादा वोट बैलेंस कम हो गया, हम निचले पायदान पर आ गए, 0.5% वोट रह गया। ये हमारे लिए सबसे बुरा दौर है, पार्टी के लिए भी बुरा दौर है। लेकिन ये सब करते समय मैं इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है खुद को साबित करने का। यस, क्योंकि ये उस दौर आ गया है जब मान्यवर साहब यहाँ काम करते थे, और उस समय भी हम 0.5 पे थे। 1999 की बात बता रहा हूँ। 0.5 वोट परसेंट। यस, उस समय भी इतना ही वोट परसेंटेज था, और आज भी वही है। उस दौरान भी जो परिस्थितियाँ थी, जो हमारे प्रतिस्पर्धी थे पार्टी के समाज के अंदर, आरपीआई अलग अलग चीज़ें थी, अलग पार्टियाँ थी, जो समाज के अंदर जो ध्रुवीकरण होना चाहिए था वो उस समय भी नहीं था। मान्यवर साहब ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं कि जब मान्यवर साहब काम करते थे, पे बैक टू दी सोसाइटी, बाकी के कर्मचारी लोग भी बामसेफ के माध्यम से काम करते थे, पार्टी के साथ ही काम करते थे, तो धीरे धीरे जब बहन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, जब बहुत अच्छा माहौल बना, और बहन जी जब पहली बार इस देश की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, और उनके नेतृत्व में जब महाराष्ट्र में पहली बार इलेक्शन लड़ाया गया, तब हम 4.03% वोट लेकर महाराष्ट्र में रिकॉग्नाइज पार्टी बने थे। ये वो दौर था जब सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, तब हमें 4.03% वोट मिला था। ओके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि निरंतर रूप से हमारा वोट परसेंटेज गिरता गया। कई प्रेसिडेंट्स आए, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहन जी के बताए हुए रास्ते पर यदि महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया होता, तो शायद हम आज महाराष्ट्र के अंदर खाता ओपन कर लिए होते जी। मैं इस बात को क्लियरली, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे साथियों ने जैसा संगठन बनाना चाहिए था वैसा नहीं बनाया। ओके, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ।
और ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथियों के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं अकेला कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे पूरे साथियों को लेकर आज हमने एक कलेक्टिवली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है कि आने वाले दिनों में हम इतना अच्छा संगठन महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगे कि 2029 में हम महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनकर उभरेंगे, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब विधानसभा भी गया, लोकसभा गया, क्योंकि संगठन हमारा उतना ठीक ठाक नहीं था। ठीक। अब विधानसभा के तुरंत बाद हम संगठन बनाने के लिए लग गए हैं बहन जी के दिशा निर्देश में, क्योंकि मैंने इस बार ये फील किया जब बहन जी ने हमें 3-4 मीटिंगों में बुलाया, ये फील किया कि बहन जी संगठन को लेकर कितनी सीरियस है। तीनों बार बहन जी ने केवल संगठन की बात की। बहन जी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई आपको कैडर कैंप भी लेना है तो सेक्टर का कैडर कैंप होना चाहिए, विधानसभा और जिले का नहीं। इसका मतलब आप जानते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर कैडर होना चाहिए, और कैडर उसका होना चाहिए जिनको हमने पदाधिकारी बनाया है। और इसलिए हम सारे साथियों ने, स्टेट के सारे साथियों ने, जोन के सारे साथियों ने, सारे जिलाध्यक्षों ने, सारे विधानसभा अध्यक्षों ने इस बात को कमिट किया, अपने आप से ये कमिटमेंट लिया है कि बहन जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम महाराष्ट्र में ईमानदारी से संगठन बनाकर हम अभी आने वाले इलेक्शन में हर जगह पर खाता ओपन करेंगे। इसके पहले हमने देखा है नागपुर में हुआ, अमरावती में हुआ, चंद्रपुर हुआ, 1-2 बार मुंबई में भी हुआ, लेकिन उस लेवल का हम अपना क्या कहते हैं परिणाम नहीं दे पाए, रिजल्ट नहीं दे पाए कि जिसको देखकर बाकी के लोग आकर्षित हो जाए। हम इस बार वो करना चाहते हैं कि जिसका लोग क्या कहते हैं उसको कॉग्निजेंस ले लें। ओके। हम कॉग्निजेंस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं मुंबई में संगठन की समीक्षा करने के लिए आया था कि हमारे कितने वार्ड तैयार है, कितने सेक्टर तैयार है, कितने बूथ तैयार है, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। मैं पिछले बार 1-6 को यहाँ पर समीक्षा लिया, आज 4-7 है, 4 जुलाई है, 1 जून को लिया था, आज 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैंने देखा कि थोड़ा प्रोग्रेस तो है। हमारे साथी काम करने के लिए लगे हैं, हमारे चाहे यहाँ के अध्यक्ष हों या बाकी के पदाधिकारी हों, ये काम करने के लिए लगे हैं। और आज मुझे खुशी है कि हमारे सीनियर साथी जिनको बहुत अनुभव भी हैं, वो उनके हाथ में आज इस मुंबई का जोन हमने दिया है, उनको इंचार्ज बनाया है एडवोकेट जय मंगल धनराज जी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो और यहाँ की पूरी टीम मिलकर ऐसा संगठन निर्माण करेंगे कि हमें इस मुंबई के अंदर भी एक कॉग्निजेबल सीट्स हमारी आई, हमें लोग रिकॉग्नाइज करें, आइडेंटिफाई करें, और बहुजन समाज पार्टी एक मेन स्ट्रीम पार्टी है महाराष्ट्र में भी, ये लोग माने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार ना हो या हो, आमदार हो या ना हो, लेकिन जब बीएसपी कहीं कोई एक प्रोटेस्ट छेड़ देती है तो उसका इम्पैक्ट तुरंत पड़ जाता है। जी। महाराष्ट्र में भी ऐसा देखा गया है। जी। तो ताकत तो समझ में आती है, जब फील्ड पे कुछ मूवमेंट दिखता है तो उससे ताकत समझ में आती है बीएसपी की। तो आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे, हमसे बातचीत कर रहे थे एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में है, काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बात कही कि 2019 के माफत 2019 के जो है तुलना में हमने 2025 में विधानसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट दिए। ये बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी चला चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, मुंबई में पूरा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा के उम्मीदवार देने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये एडवोकेट सुनील डोंगरे जी की तरफ से ऐसा किया गया है। तो उनका ये बात जो ये कहना है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है। तो सर शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी हम आपसे ज़रूर इंटरेक्ट होंगे, जरूर कोशिश करेंगे किसी विषय पर बातचीत करने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बहुजन समाज के लोगों तक भेजिए, और चैनल को सपोर्ट बना के रखें। हम ऐसे ही इंटरव्यूज़ खास करके आप तक लेके आते रहेंगे, और हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा, आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय भीम। जय।